जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में एक बात कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरा बचा जीवन सिर्फ भारत को बौद्धमय बनाना है, वैसे ही मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा मेरा मिशन क्या है, सम्राट अशोक के भारत का सपना जो पूरा करना है, जो सम्राट अशोक काल में भारत था उसी भारत को पुनर्जीवित करके अगर हम सम्राट अशोक का भारत बना पाए तो मेरे जीवन के मिशन का संपूर्ण लक्ष्य पूरा होगा। ये था, उन्होंने जीवन अपना लगाया था कि सम्राट अशोक का जो सपना था, जो सम्राट अशोक काल का जो शासन था, वो शासन प्रणाली भारत में लागू कैसे हो। और मान्यवर कांशीराम साहब, कोई कहने में मुझे कोई कुरेज नहीं है, जब तक मान्यवर कांशीराम साहब थे और मान्यवर कांशीराम साहब की बनाई हुई पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी रही और उनके रहते हुए भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में टॉप की महारत हासिल कर लिया। भारत में आज तक ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके दिखाया। योगी जी अगर जाते हैं देवरिया में तो प्रेम यादव जी की पहले हत्या हुई, उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने उधर 5 हत्याएं कर दिया। तो अरे जाते तो दोनों तरफ चले जाते, न्याय प्रिय हो। तो कौशाम्बी में सामूहिक हत्या हो जाती है, गोली चल जाती है, तो वहां नहीं पहुंचते योगी जी, लेकिन अगर पंडित जी के यहाँ कुछ हो जाता है तो वहां पहुंच जाते हैं। अगर बाबू साहब के यहाँ होता है तो कुछ पहुंच जाते हैं। तो ये न्याय प्रिय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, जो इस देश में, जो प्रदेश में राजा चुना जाए उसकी नजर में अगर सारी प्रजा बराबर है तो न्याय प्रिय राजा है, अन्यथा ऐसा राजा राजा नहीं है। ऐसे राजा का भी धिक्कार करना चाहिए, ऐसे नालायकों को दोबारा कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए, हमारे समाज को प्रण लेना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर सेपरेट सेटलमेंट एक्ट की बात की, अगर ये लागू हो जाता तो सभी के लिए जमीनें एक निर्धारित होती। भारत देश में अमीरी का एक मानक है और गरीबी का कोई मानक है कि कोई कितना गरीब हो सकता है। तो ये इस देश में जब तक गरीबी का मानक नहीं तय करोगे कि गरीब का मानक क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा गरीब नहीं होना चाहिए, ये भी मानक तय करो। अमीरी का मानक है, अमीरी का मानक तय है, लेकिन गरीबी का कोई मानक नहीं है। अगर कोई अपनी मां बहन बेटी की इज्जत बेच के भी भरण पोषण कर रहा है तो भी कोई पाबंदी नहीं है। कोई व्यक्ति इस देश में अगर अपने परिवार के लोगों के डेड बॉडी को बेच के अपना अगर रोटी चला ले तो भी इस देश में कोई समस्या नहीं है। इस देश में किसी प्रकार की ऐसी कोई मानक नहीं बनाया गया कि देखा जाए कि इस देश में किसके पास 2 वक्त की रोटी है, किसके पास बच्चे शिक्षित हैं, और कोई अगर शिक्षा नहीं ले रहा है तो सरकार की ये ड्यूटीज है कि राइट टू एजुकेशन में उनको पढ़ने का अधिकार है। तो ये पढ़ने का अधिकार है, अगर सरकार पढ़ने के लिए अगर प्रेरित करके खुद ही विद्यालय का बंदोबस्त नहीं करती तो सरकार नहीं चला रही है, बल्कि इस देश में राजतंत्र के अनुसार सरकार चलाना चाहती है। ऐसे लोगों का भी बंदोबस्त करने की। साथियों, आज अगर आप लीडरों को अगर अपनी नजरों से देखें तो लीडरों में और मान्यवर कांशीराम साहब को जानने और समझने में आपको फर्क समझ में आएगा। मान्यवर कांशीराम साहब को एक बार पंडित राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा सीबीआई से कि मान्यवर कांशीराम साहब के ऊपर चार्ज फ्रेम करो, उन्हें जेल भेजना है। तो उन्होंने कहा किस तरीके से? तो सीबीआई के चीफ ने कहा कि जिस व्यक्ति के नाम पे एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जिस व्यक्ति के नाम पे अपना अकाउंट ना हो और उसके पास कोई पैसा ना हो, उसको किस आरोप में आप आरोपित कर सकते हो? तो ये व्यक्तित्व था उनका। तो अरैल में जो है योगी और मोदी जी आ रहे हैं, जहाज का कंपटीशन करवाएंगे और जहाज के कंपटीशन के नाम पे गांव-गांव से लोगों को ले गए। इसका मतलब भीड़ देखना नहीं चाहती है उनको, लेकिन भीड़ को लालच काहे के दिया गया कि बड़ी जहाज वहां कला दिखाएंगे
और जब कला दिखाएंगे तो हमारा आदमी तो कलाकार है, कला तो देखने जाएगा ही। ये है। अभी एक बार रैली हुई तो हमने सोचा कि ये रैली में 20,000 लोग कैसे चले गए, तो मैं कैलकुलेट करने लगा। अब पता नहीं और लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, तो मैंने सोचा कैसे करना है। तो मैंने पता किया भैया सफाई कर्मी, तो कहे सारे सफाई कर्मी गए हुए हैं, ड्यूटी लगी है। तो हमने कहा एक, हमने कहा मास्टर कितने, कहा सब गए। हमने कहा नगर निगम में, कहा वो भी गए हुए हैं। तो हमने कहा बीडीओ सीडीओ सब गए हुए हैं, डीएम साहब तो अगवानी करने गए हुए हैं। तो साथियों संख्या निकल के आई 50,000 से ऊपर। तो 50,000 से ऊपर जब कर्मचारियों को बुलाए हो तो जनता नहीं रहेगी, वही जनता है। तो ये मैथमेटिक्स लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये जनाधार है नहीं, जनाधार खिसक चुका है। बस कुछ लोग ऐसे पाल के रखा हुआ है जो जय जयकार लगा रहे हैं, बाकी कोई मामला नहीं है। तो हमारा आदमी क्या देखता है, उसको तो मालूम नहीं कि मास्टर साहब गए हुए हैं, उसको तो मालूम नहीं कि पंचायत कर्मी गए हुए हैं। जब कोई उधर से गुजरता है तो कहता है अरे बड़ी भीड़ थी। बड़ी भीड़ नहीं थी, बड़ी भीड़ ले जाने की योजना पे सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। और सरकारी कर्मचारी नहीं जाएगा तो उसका अधिकारी उसका वेतन काट देगा, उसको पनिशमेंट करेगा। तो ये पॉलिसी को समझने की डेट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मान्यवर कांसीराम साहब का दूसरा रूप लेके पैदा हो गया। दूसरे कांसीराम का नारा लगाते रहते हैं लोग। पूछो अकाउंट है तो कहेंगे 5 अकाउंट, 8 अकाउंट, 10 अकाउंट। पूछो और कुछ, कहेंगे गाड़ी है, घोड़ा है, बंगले है। और कुछ कहेंगे नहीं सैकड़ों करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक थे। तो पूछिए इसके पहले आपके पास कुछ था, तो कहेंगे नहीं, जब हम चले थे तो टूटी साइकिल भी नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास मर्सिडीज है, आज हमारे पास इनोवा है, आज हमारे पास इंडिवर है, आज हमारे पास पर्सनल जेट प्लेन है। ये बहुजन समाज के लीडरों में ये अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा कि वास्तविकता में मान्यवर कांसीराम साहब के व्यक्तित्व और जो सेकंड कांसीराम साहब का नाम लेने वाले लोग हैं उनके अंदर की टैली आपको करनी पड़ेगी। हमारे समाज को कोई ऐसा मानक तय नहीं किया गया सरकारों के द्वारा कि मिनिमम उनके पास इतना हो कि 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके और मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। ये सरकारें कभी नहीं चाहती कि इतना हमारा समाज आगे बढ़े। आज तो ये स्थिति है कि जब गुड़ आता है तो गुड़ पे कीड़े और मकोड़े बैठते हैं। तो कीड़े मकोड़े बैठते हैं तो गुड़ की सुरक्षा करने के लिए नहीं आते, बल्कि क्या करने आते हैं, गुड़ को सफा चट करने के लिए आते हैं, गुड़ को खत्म करने के लिए आते हैं। वैसे ही ये जब बहुजन समाज इकट्ठा होता है तो बहुजन महापुरुष उनको दिखाई देने लगते हैं, जो हमेशा हमारे महापुरुषों के ऊपर तंज कसते हैं और गालियां बकते हैं, अपमानित करते हैं। वो तुरंत हमारे महापुरुषों की जय जयकार करते हैं और बड़ी बड़ी जयंतियां आयोजन करते हैं और लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तो हमारे समाज को यह भ्रम हो जाता है कि ये जो गुड़ देख के आ रहे हैं कीड़े मकोड़े और मक्खियां, ये आ रहे हैं हमारे समाज की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए। वो रक्षा सुरक्षा करने के लिए नहीं आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि आप जब इकट्ठा होते हो तो आपके पास जो जनमानस बनता है वो वोट में तब्दील होता है। वोट वैल्यू जब बढ़ती है तो उससे राजा और महाराजा बन जाते हैं। तो राजा बनने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं सेपरेट सेटलमेंट एक्ट बनना चाहिए और भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और वो बराबर का अधिकार जिस दिन मिल जाएगा उस दिन यह देश महान हो जाएगा। तो महान होने की दशा में हमें काम करने की जरूरत होती है। और तमाम लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ लोग आएंगे
लूटेंगे खाएंगे, कुछ लोग और आएंगे तो कुछ काम करेंगे, कुछ लोग और आएंगे असफल भी हो जाएंगे, लेकिन आपको सही दिशा में लेके जाएंगे, आगे छोड़ेंगे, फिर आने वाली पीढ़ी उसको लेके कारवा को आगे हुआ है। पूरे देश में पहले ग्राम प्रधान हुआ करते थे, अब ग्राम प्रधान नहीं है। अब कहेंगे आप कैसे नहीं है? तो वो हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, मानक तय करते हैं कि देखिए इसमें सत्यता क्या है। जो मंथन करेगा, चिंतन करेगा, वही परिणाम तक जाएगा। पहले प्रधान हुआ करते थे, अब प्रधान नहीं होते हैं, नाम के प्रधान होते हैं। काम आता है, काम ठेकेदार करवाता है। प्रधान को पहले अपना पैसा लगाना पड़ता है। जब वो पैसा लगाएगा, उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद एमबी कंप्लीट करके जांच करने के बाद उसके अकाउंट में पैसा आएगा। अब कोई गरीब आदमी मान लीजिए प्रधान बन गया, धक्का मार के प्रधान बना दिया, पढ़ा लिखा भी है, विद्वान भी है, लेकिन धन नहीं है और 20 लाख का काम लेना है तो 20 लाख रुपया पहले लगाएगा। उसके बाद जांच होगी, जांच होने के बाद फिर उसके अकाउंट में पैसा आएगा। तो 20 लाख है नहीं तो किससे मांगेगा? अब फिर से उसी पूंजीपति को, एक आदमी को मिलाएगा, कहेगा मैं प्रधान जनता के द्वारा बना और जनता का जो बजट है, आप ठेकेदार साहब आइए, आधा आप खाइए, आधा हम मिल जाए, हमें मिल जाए। आधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ पता नहीं। तो ये अभी भी इस देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है, और सरकार कहती है हम रजत जयंती मनाएंगे तो फलाना जयंती मनाएंगे, स्वर्ण जयंती मनाएंगे। अरे तुम देश में कर क्या रहे? समय जब पौआ और खाड़ की बात करते हैं, जब पौए में बिकते हैं तो उनका भी दोष नहीं है। वो सोचते हैं पौए से काम चल जा रहा है तो लीटर देने की जरूरत नहीं है। जब पौए से काम चल जा रहा है तो लीटर देने की जरूरत नहीं है। अरे लीटर नहीं, मीटर देने की जरूरत नहीं, कि कुछ दूरी तय करने की जरूरत नहीं है। परिवार चले या ना चले कोई मतलब नहीं है। साथियों, अगर हम किसी महापुरुष को याद करते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होती है, कुछ न कुछ उसका ऐसा कार्य है जो कार्य सराहनीय है। एक आम मानव से जो जिंदगी सामान्य तरीके से जीता है, उससे कोई बेहतर कार्य किया होगा उन्होंने, तब तो हम उसको याद करना चाहते हैं, नहीं तो कोई याद करना नहीं चाहता है। आप अपने घरों में ही याद नहीं करते। तो ये बात हम लोगों को इसलिए समझने की जरूरत है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने एक महान काम किया। आज के लीडरों में अगर फर्क आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि इतने महान व्यक्तित्व थे उनके। साथियों, आज अगर आप लीडरों को अगर अपनी नजरों से देखें तो लीडरों में और मान्यवर कांशीराम साहब को जानने और समझने में आपको फर्क समझ में आएगा। मान्यवर कांशीराम साहब को एक बार पंडित राजीव गांधी जी, इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा सीबीआई से कि मान्यवर कांशीराम साहब के ऊपर चार्ज फ्रेम करो, उन्हें जेल भेजना है। तो उन्होंने कहा किस तरीके से? तो सीबीआई के चीफ ने कहा कि जिस व्यक्ति के नाम पे एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जिस व्यक्ति के नाम पे अपना अकाउंट ना हो और उसके पास कोई पैसा ना हो, उसको किस आरोप में आप आरोपित कर सकते हो? तो ये व्यक्तित्व था उनका। और आज के डेट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मान्यवर कांशीराम साहब का दूसरा रूप लेके पैदा हो गया। दूसरे कांशीराम का नारा लगाते रहते हैं लोग। पूछो अकाउंट है तो कहेंगे 5 अकाउंट, 8 अकाउंट, 10 अकाउंट। पूछो और कुछ, कहेंगे गाड़ी है, घोड़ा है, बंगले है। और कुछ कहेंगे नहीं नहीं, सैकड़ों करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक थे। तो पूछिए इसके पहले आपके पास कुछ था? तो कहेंगे नहीं, जब हम चले थे तो टूटी साइकिल भी नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास मर्सिडीज है, आज हमारे पास इनोवा है, आज हमारे पास इंडिवर है,
आज हमारे पास पर्सनल जेट प्लेन है। ये बहुजन समाज के लीडरों में ये अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा कि वास्तविकता में मान्यवर कांसीराम साहब के व्यक्तित्व और जो सेकंड कांसीराम साहब का नाम लेने वाले लोग हैं उनके अंदर की टैली आपको करनी पड़ेगी। अब अगर देखते हैं तो मान्यवर कांसीराम साहब ने आजीवन अपना जो मकसद निर्धारित किया उस पे वो डटे रहे। मान्यवर कांसीराम साहब ने मिशन के अपने सिद्धांत बताए अपने जीवन के, मैं क्या करना चाहता हूं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में एक बात कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरा बचा जीवन सिर्फ भारत को बौद्धमय बनाना है, वैसे ही मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा मेरा मिशन क्या है, सम्राट अशोक के भारत का सपना जो पूरा करना है, जो सम्राट अशोक काल में भारत था उसी भारत को पुनर्जीवित करके अगर हम सम्राट अशोक का भारत बना पाए तो मेरे जीवन के मिशन का संपूर्ण लक्ष्य पूरा होगा। ये था, उन्होंने जीवन अपना लगाया था कि सम्राट अशोक का जो सपना था, जो सम्राट अशोक काल का जो शासन था वो शासन प्रणाली भारत में लागू कैसे हो। और मान्यवर कांसीराम साहब, कोई कहने में मुझे कोई कुरेज नहीं है, जब तक मान्यवर कांसीराम साहब थे और मान्यवर कांसीराम साहब की बनाई हुई पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी रही और उनके रहते हुए भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में टॉप की महारत हासिल कर लिया। भारत में आज तक ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके दिखाया। तो ये उनके सपने थे और उन्होंने पूरा किया। और यहां बैठे हुए हमारे तमाम साथी हैं, माननीय रामेश्वर कुशवाहा जी हैं, माननीय इंद्रलाल जी हैं। हम लोग जब बीएसपी में शुरू में काम किया करते थे तो जब जाते थे तो देखते थे अगर कोई फटा मैला कुचैला कपड़ा पहन के जाता था तो इंस्पेक्टर अपने कुर्सी पर से खड़ा होकर उसका वेलकम करता था। बताए क्या बात है, वो नीचे नहीं बैठने देता था। लेकिन अब कहीं ऐसा दिखाई देता है? आप 3 बार 4 बार 5 बार एप्लीकेशन दो, थाने पे दो, फिर सीओ को दो, सीओ के बाद एसपी को दो, एसपी के बाद एसएसपी को भी दो, उसके बाद मुख्यमंत्री को के पोर्टल पे शिकायत करो, मानवाधिकार आयोग को करो, एससी एसटी आयोग को करो। तमाम आयोगों के एप्लीकेशन आने के बाद भी वो दिखाई नहीं देता कि वो शासन प्रणाली क्या है। तो ये उनका सपना था। जैसे सम्राट अशोक कहते थे कि मैं सैन्य कक्ष में ही क्यों ना हूं। सैन्य कक्ष का अर्थ होता है कि कोई जब व्यक्ति अपने परिवार के साथ अगर सैन्य कक्ष में यानी सोने की स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में भी हमारी जनता फरियाद लेके आती है तो मेरा मूल कर्तव्य है जनता के फरियाद को सुनना और उसका निराकरण करना। ऐसा सम्राट अशोक का सपना था, वो था। तो ऐसी जब शासन प्रणाली लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। मान्यवर कांसीराम साहब ने जब मूवमेंट चलाया, जब चलाया तो गरीब आदमी, मजलूम आदमी, कमजोर आदमी जिसके पास पैसा नहीं था वो समाज की लड़ाई लड़ता था, उसको इसी बैठे हुए समाज ने 1-1 रुपया लगा के उसे सदन में भेजने का काम किया। जब सदन में भेजा तो लड़ाई भी लड़ी गई और आज वो स्थिति है कि कौन लोग आते हैं। तो साथियों, आज तो ये स्थिति है कि जब गुड़ आता है तो गुड़ पे कीड़े और मकोड़े बैठते हैं। तो कीड़े मकोड़े बैठते हैं तो गुड़ की सुरक्षा करने के लिए नहीं आते, बल्कि क्या करने आते हैं, गुड़ को सफा चट करने के लिए आते हैं, गुड़ को खत्म करने के लिए आते हैं। वैसे ही ये जब बहुजन समाज इकट्ठा होता है तो बहुजन महापुरुष उनको दिखाई देने लगते हैं, जो हमेशा हमारे महापुरुषों के ऊपर तंज कसते हैं और गालियां बकते हैं, अपमानित करते हैं। वो तुरंत हमारे महापुरुषों की जय जयकार करते हैं और बड़ी बड़ी जयंतियां आयोजन करते हैं और लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं।
तो हमारे समाज को यह भ्रम हो जाता है कि ये जो गुड़ देख के आ रहे हैं कीड़े मकोड़े और मक्खियां, ये आ रही हैं हमारे समाज की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए। वो रक्षा सुरक्षा करने के लिए नहीं आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि आप जब इकट्ठा होते हो तो आपके पास जो जनमानस बनता है वो वोट में तब्दील होता है। वोट वैल्यू जब बढ़ती है तो उससे राजा और महाराजा बन जाते हैं। तो राजा बनने के लिए वो आते हैं और हमें लगता है कि हमारे वोटर है, हमारे सेवक है, और जो छोटे छोटे वर्कर है उनकी भी एक मजबूरियां होती है। हमारे समाज को कोई ऐसा वो मानक तय नहीं किया गया सरकारों के द्वारा कि मिनिमम उनके पास इतना हो कि 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके और मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। ये सरकारें कभी नहीं चाहती कि इतना हमारा समाज आगे बढ़े। अब बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं सेपरेट सेटलमेंट एक्ट बनना चाहिए और भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और वो बराबर का अधिकार जिस दिन मिल जाएगा उस दिन यह देश महान हो जाएगा। तो महान होने की दशा में हमें काम करने की जरूरत होती है। और तमाम लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ लोग आएंगे लूटेंगे खाएंगे, कुछ लोग और आएंगे तो कुछ काम करेंगे, कुछ लोग और आएंगे असफल भी हो जाएंगे, लेकिन आपको सही दिशा में लेके जाएंगे, आगे छोड़ेंगे, फिर आने वाली पीढ़ी उसको लेके कारवा को आगे जाएगी। तो ये अब अगर हम आप समझ पाएंगे तो हम बड़ा कोई काम कर सकते हैं, बड़े अचीवमेंट की बात कर सकते हैं, बड़े परिवर्तन की बात कर सकते हैं। अन्यथा हम परिवर्तन की बात सिर्फ करते हैं। अभी क्या हुआ है, पूरे देश में पहले ग्राम प्रधान हुआ करते थे, अब ग्राम प्रधान नहीं है। अब कहेंगे आप कैसे नहीं है? तो वो हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, मानक तय करते हैं कि देखिए इसमें सत्यता क्या है। जो मंथन करेगा, चिंतन करेगा, वही परिणाम तक जाएगा। पहले प्रधान हुआ करते थे, अब प्रधान नहीं होते हैं, नाम के प्रधान होते हैं। काम आता है, काम ठेकेदार करवाता है। प्रधान को पहले अपना पैसा लगाना पड़ता है। जब पैसा लगाएगा उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद एमबी कंप्लीट करके जांच करने के बाद उसके अकाउंट में पैसा आएगा। अब कोई गरीब आदमी मान लीजिए प्रधान बन गया, धक्का मार के प्रधान बना दिया, पढ़ा लिखा भी है, विद्वान भी है, लेकिन धन नहीं है और 20 लाख का काम लेना है तो 20 लाख रुपया पहले लगाएगा। उसके बाद जांच होगी, जांच होने के बाद फिर उसके अकाउंट में पैसा आएगा। तो 20 लाख है नहीं तो किससे मांगेगा? अब फिर से उसी पूंजीपति को एक आदमी को मिलाएगा, कहेगा मैं प्रधान जनता के द्वारा बना और जनता का जो बजट है आप ठेकेदार साहब आइए, आधा आप खाइए, आधा हम मिल जाए, हमें मिल जाए। आधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ पता नहीं। तो ये है। और पहले सम्राट अशोक के काल में अगर प्रधान की व्यवस्था जो है ना वो भी थी, गण प्रमुख हुआ करते थे, और जो गांव की व्यवस्था है वो हर्षवर्धन काल में व्यवस्था हुई थी। ग्राम की शक्तियों का विस्तार किया गया था। ग्राम सभा जैसे विधानसभा होती है वैसे ग्राम सभा होती है, लेकिन लोग जानते ही नहीं है। जब जानते ही नहीं है तो बहुत मिल भी जाए अगर गांव की शक्ति तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और भारत की न्याय व्यवस्था कैसे है? भारतीय न्याय व्यवस्था ऐसे हो गई है, एक बार तेज का तूफान आया। जब तेज का तूफान आया तो साथियों 2 हंस के जोड़े, हंस और हंसनी एक पेड़ पे बैठे और उल्लू भी बैठ गए। उल्लू बैठा तो उल्लू रात में बोल देता था, तो हंस हंसनी आपस में कहते हैं कि ये तो मूर्खों के देश में आ गए हैं, सोने भी नहीं देते। तो उल्लू ने कहा कि भाई साहब हम अभी तक हैं जो अभी आपको समझ में आ रहा है कि न्याय प्रणाली है, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। तो कहा नहीं, कहा यहां न्याय कैसे होती है ये आप नहीं जानते हैं।
हम आपको टेस्ट करवाएं? कहा टेस्ट करवाइए। तो कहा टेस्ट करवाता हूं। अब उल्लू तेज तेज चिल्लाने लगा। सुबह हुई तो सारे गांव की जनता इकट्ठा हो गई। तो उल्लू कहा कि ये हंसनी मेरी पत्नी है और ये हंस लेके जा रहा है, मेरी पत्नी को मुक्त कराया जाए हंस से। गांव के पंचायत ने पंच बैठ गए, बड़े बड़े न्यायकर्ता बैठ गए और न्यायकर्ताओं ने कहा, फैसला सुनाया कि पहला कि उल्लू की पत्नी को, हंसनी को उल्लू को दिया जाए और दूसरा हंस को देश निकाला की सजा हो। तो हंस रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहा ये तो अन्याय है, कहा अन्याय है, ये तो यहां कोई न्याय नहीं है। तो कहा इसे और कठोर सजा दिया जाए, पहले 2 डंडा लगाया जाए। देश निकाला तो बाद में, पहले तुरंत 2 डंडा। हम लोग न्याय करता है, हमारे न्याय पे विश्वास नहीं है, इसलिए 2 डंडे लगाए जाए। तो 2 डंडा लगा के जब छोड़ा गया तो उल्लू फिर हंसनी को कहा कि अब आपका हंस जहां तक गया है, आप मुझे बैठाइए, मैं चलता हूं उनके साथ। तो कहा क्यों? कहा कि हम न्याय करता है, हमने आपको दिखाया यहां अब न्याय नहीं हो रहा है, मैं इकलौता इस पूरे गांव में न्याय के पक्ष में खड़ा हूं, मैं अन्याय नहीं करूंगा, मैं तो एक टेस्ट कराना चाहता था। अब वहां चले गया। जब गया तो हंस ने कहा, अब क्या लेने आए हो? मेरी पत्नी भी ले लिया, 2 डंडे भी लगवा दिया, देश निकाला की सजा भी कर दिया, अब लेने क्या आए हो? तो उसने हाथ जोड़ा, कहा हंस जी ये गलती नहीं है, आपने कहा वो मैंने टेस्ट करवाया कि यहाँ न्याय कैसे होता है, न्याय पक्षपात होता है, पक्षपूर्ण होता है। तो साथियों न्याय न्याय नहीं है, ये पक्षपात हो गया है। तो उसने कहा ये आपकी पत्नी है, मैंने आपको रात को कहा था कि मैं इकलौता वहां न्याय का पक्ष में खड़ा हूं, न्याय का पक्षधर हूं, बाकी सारी अन्याय की गंगा बह रही है। तो कहा अब मुझे समझ में आया। तो ऐसे ही भारत देश की न्याय व्यवस्था भी हो गई है, न्याय देख के मिलती है। एक घटना मैं आपको बता रहा हूं, यही आपके बगल की, और एक आपके गांव की घटना बता रहा हूं। जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में हम लोगों ने यह तय किया था, चंदन जी थे, आपके विजय जी, प्रधान जी, लाल जी और लाल साहब जी और शिवम कुशवाहा और ये राकेश कुशवाहा जी, ये सब लोग, हम लोगों ने ये मिल के तय किया कि ये कोरोना काल में लोग पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, दिन के खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। तो भीरपुर में हम लोग कर रहे थे। तो भीरपुर में कर रहे थे तो जो अपने को बहुत महान पूंजीपति और महान समाज सेवी कहते हैं, वो लोग तंज कस रहे थे। अरे भिखारी भी भीख देने लगे और इतना शिकायत किया कि चौकी पर से पुलिस आया, और वो संभवतः ब्राह्मण कम्युनिटी से ही थे, मैं तंज नहीं कस रहा हूं, कि वो आए तो उनको भी अच्छा नहीं लगा कि ये जो है SC ST OBC के लोग भी सेवा कर रहे हैं, उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन वो आए, राकेश जी को लेकर चले गए चौकी पे और कहा कि यहां तुम लोग खिला पिला नहीं सकते हो। अरे समाज हमारा गरीब कमजोर जा रहा है और हम ही सेवा नहीं कर सकते, ये न्याय व्यवस्था है। दूसरी बात आपको बता, अभी देवरी कला में एक हत्या हो गई थी डॉक्टर पवन कुमार की। जब पूर्व में एप्लीकेशन दिया गया भीरपुर में और थाने में, तो समझौता करा करा के बार बार भेज देते थे। अब जब हत्या हो गई तो आक्रोशित भीड़ ने 5 मिनट भी नहीं, बामुश्किल 2-3 मिनट के लिए रोड पे रखा, बॉडी को रखा, तो सरकार को बड़ी दिक्कत हो गई। और यहाँ के यशो महोदय ने क्या किया, FIR लग दिया किसके ऊपर? 22 लोगों के ऊपर नामजद और 30-40 लोगों को अज्ञात। अभी जो है मैंने फोन किया इंस्पेक्टर साहब को कि इंस्पेक्टर साहब ये तो गणेश का मूर्ति लेके जा रहे, तो 2-2 घंटे जाम है रास्ता, इस पे आपको क्या कहना है? तो
कहे मैं दिखवाता, एक भी FIR नहीं होगी। तो जब आप न्याय की लड़ाई लड़ने जाओगे तो आपके ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयां भी हो सकती है। तो हमने भी सोचा कि अगर मैं लॉ किया हूं, LLB किया हूं, तो उसका हमको भी बेनिफिट कुछ लेते हैं। FIR केसिंग में गए हुए हैं, नोटिस जारी किए हैं, तो अभी जवाब नहीं लगा रहे हैं। लगाइए तो वहां न्यायालय में देखते हैं। तो ये आपको न्याय की भी व्यवस्था बता रहा हूं। और पहले न्याय की व्यवस्था मैंने बताया कि फटे हुए कपड़े पहन के जाते थे, तो यही इंस्पेक्टर, यही CO और यही SP बकायदे जो है चेयर छोड़ के सम्मान करते थे। और ये आज हमारे समाज को मूर्ख बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो अब मेंटेन हो गया, इस सरकार में तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया। और मेंटेन कैसे हो गया? तो मेंटेन ऐसे हो गया कि योगी जी अगर जाते हैं देवरिया में, तो प्रेम यादव जी की पहले हत्या हुई, उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने उधर 5 हत्याएं कर दिया। तो अरे जाते तो दोनों तरफ चले जाते, न्याय प्रिय हो। तो कौशाम्बी में सामूहिक हत्या हो जाती है, गोली चल जाती है, तो वहां नहीं पहुंचते योगी जी। लेकिन अगर पंडित जी के यहां कुछ हो जाता है तो वहां पहुंच जाते हैं। अगर बाबू साहब के यहां होता है तो कुछ पहुंच जाते हैं। तो ये न्याय प्रिय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? जो इस देश में, जो प्रदेश में राजा चुना जाए, उसकी नजर में अगर सारी प्रजा बराबर है तो न्याय प्रिय राजा है। अन्यथा ऐसा राजा राजा नहीं है। ऐसे राजा का भी धिक्कार करना चाहिए। ऐसे नालायकों को दोबारा कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए। हमारे समाज को प्रण लेना चाहिए। तो ये बात सोचना चाहिए। तमाम लोग आते रहेंगे, आएंगे, बताएंगे कि नहीं अब तो बदल गए। पूछे कैसे बदले हैं, तो कहेंगे अब तो अलग, तो अलग अलग। फिर कहेंगे कि ये गमछा लपेट लिए हैं, तो गमछा लपेटने से महान हो जाते हैं हमारे लोग। तो ये बात है कि आपको न्याय कैसे मिले। अब बाबा साहब अंबेडकर ने अगर सेपरेट सेटलमेंट एक्ट की बात की, अगर ये लागू हो जाता तो सभी के लिए जमीनें एक निर्धारित होती। भारत देश में अमीरी का एक मानक है और गरीबी का कोई मानक है कि कोई कितना गरीब हो सकता है। तो ये इस देश में जब तक गरीबी का मानक नहीं तय करोगे कि गरीब का मानक क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा गरीब नहीं होना चाहिए, ये भी मानक तय करो। अमीरी का मानक है, अमीरी का मानक तय है, लेकिन गरीबी का कोई मानक नहीं है। अगर कोई अपनी मां बहन बेटी की इज्जत बेच के भी भरण पोषण कर रहा है तो भी कोई पाबंदी नहीं है। कोई व्यक्ति इस देश में अगर अपने परिवार के लोगों के डेड बॉडी को बेच के अपना अगर रोटी चला ले तो भी इस देश में कोई समस्या नहीं है। इस देश में किसी प्रकार की ऐसी कोई मानक नहीं बनाया गया कि देखा जाए कि इस देश में किसके पास 2 वक्त की रोटी है, किसके पास बच्चे शिक्षित हैं। और कोई अगर शिक्षा नहीं ले रहा है तो सरकार की ये ड्यूटीज है कि राइट टू एजुकेशन में उनको पढ़ने का अधिकार है। तो ये पढ़ने का अधिकार है। अगर सरकार पढ़ने के लिए अगर प्रेरित करके खुद ही विद्यालय का बंदोबस्त नहीं करती तो सरकार नहीं चला रही है, बल्कि इस देश में राजतंत्र के अनुसार सरकार चलाना चाहती है। ऐसे लोगों का भी बंदोबस्त करने की जरूरत होती है। अभी भी इस देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है। और सरकार कहती है हम रजत जयंती मनाएंगे, तो फलाना जयंती मनाएंगे, स्वर्ण जयंती मनाएंगे। अरे तुम देश में कर क्या रहे हो? तो ये सभी जो सरकारें बनती है उसमें यही है। हम लोग उस समय जब पौआ और खाड़ की बात करते हैं, जब पौए में बिकते हैं, तो उनका भी दोष नहीं है। वो सोचते हैं पौए से काम चल जा रहा है तो लीटर देने की जरूरत नहीं है। जब पौए से काम चल जा रहा है तो लीटर देने की जरूरत नहीं है। अरे लीटर नहीं, मीटर देने की जरूरत नहीं, कि कुछ दूरी तय करने की जरूरत नहीं है। परिवार चले या ना चले कोई मतलब नहीं है। मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम करूंगा।
जिन्होंने आपको सदियों से जख्म दिया और दुख और तकलीफें दी, वो आज मलहम लगाने की बात करने लगे हैं। और जिन्होंने सारे इस देश के कल कारखाने और सरकार के उपक्रम बेच दिए, वही अब रोजगार का मेला लगाने की बात करने लगे हैं। तो ऐसे समय पे हमें समझने की जरूरत है। कैसे होगा इससे पूछना पड़ेगा। अगर सब लोग हम लोग पूछना शुरू करेंगे तो बहुत सारा परिवर्तन साथियों होगा। और एक साल तक तो थोड़ा ढुलमुल चलेगा। एक साल के बाद एक ऐसा उफान लाने की प्लानिंग में हम लोग काम करेंगे जिससे हर गांव में पूछा जाने लगेगा कि अब बताइए आप करोगे क्या, कैसे करोगे, तरीका क्या है आपको बदलने का। तो ये बात जब आप हर घर से उठने लगेगी तब उनको समझ में आएगा कि अब ये पौआ खान से काम नहीं चलेगा, अब इनको अधिकार देना होगा। ये बात आप करते रहिए तो आपका नेता भी मजबूर हो जाएगा यही बात करने के लिए। समाज सेवियों का क्या कर्तव्य था? समाज को इतना जागृत करना चाहिए कि समाज के अंदर एक उफान पैदा हो, समाज के अंदर उफान पैदा हो। मैं एक बार माननीय शरद यादव जी से मिला तो शरद यादव जी से मैंने कहा कि साहब ये बताइए कि ये नेता भी मंदिर मस्जिद में चले जाते हैं, फलाने ठिकाने जगह जाते हैं, क्या है? तो उन्होंने कहा किसी नेता को भारत में मंदिर से प्रेम नहीं है। जनता को मंदिर से प्रेम है और नेता को जनता से प्रेम है। और जनता से इसलिए प्रेम है कि उसके वोट से प्रेम है। तो जहां जहां वोटर जाएगा वहां वहां नेता जाएगा। अब वोटर को तय करना होगा कि नेता को यहां बुलाना है या तो अभी आने वाले हैं काहे के लिए, जहाज का कंपटीशन करवा रहे हैं, काहे कहो, अरैल में। तो अरैल में जो है योगी और मोदी जी आ रहे हैं, जहाज का कंपटीशन करवाएंगे और जहाज के कंपटीशन के नाम पे गांव गांव से लोगों को ले गए। इसका मतलब भीड़ देखना नहीं चाहती है उनको, लेकिन भीड़ को लालच काहे का दिया गया कि बड़ी जहाज वहां कला दिखाएंगे, और जब कला दिखाएंगे तो हमारा आदमी तो कलाकार है, कला तो देखने जाएगा ही। ये है। अभी एक बार रैली हुई तो हमने सोचा कि ये रैली में 20,000 लोग कैसे चले गए। तो मैं कैलकुलेट करने लगा। अब पता नहीं और लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, तो मैंने सोचा कैसे करना है। तो मैंने पता किया भैया सफाई कर्मी, तो कहे सारे सफाई कर्मी गए हुए हैं, ड्यूटी लगी है। तो हमने कहा एक, हमने कहा मास्टर कितने, कहा सब गए। हमने कहा नगर निगम में, कहा वो भी गए हुए हैं। तो हमने कहा बीडीओ सीडीओ सब गए हुए हैं, डीएम साहब तो अगवानी करने गए हुए हैं। तो साथियों संख्या निकल के आई 50,000 से ऊपर। तो 50,000 से ऊपर जब कर्मचारियों को बुलाए हो तो जनता नहीं रहेगी, वही जनता है। तो ये मैथमेटिक्स लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये जनाधार है नहीं, जनाधार खिसक चुका है। बस कुछ लोग ऐसे पाल के रखा हुआ है जो जय जयकार लगा रहे हैं, बाकी कोई मामला नहीं है। तो हमारा आदमी क्या देखता है, उसको तो मालूम नहीं कि मास्टर साहब गए हुए हैं, उसको तो मालूम नहीं कि पंचायत कर्मी गए हुए हैं। जब कोई उधर से गुजरता है तो कहता है अरे बड़ी भीड़ थी। बड़ी भीड़ नहीं थी, बड़ी भीड़ ले जाने की योजना पे सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। और सरकारी कर्मचारी नहीं जाएगा तो उसका अधिकारी उसका वेतन काट देगा, उसको पनिशमेंट करेगा। तो ये पॉलिसी को समझने की जरूरत है। मैं एक बार बता देता हूं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 6 महीने का डोज लगा हुआ है। 6 महीने में चाहे जितना उपचार करेंगे उनके प्रभाव में नहीं आते, तो कम से कम 6 महीने का तो डोज पक्का है। अब एक बार और हो जाएगा तो 24 का भी चुनाव का डोज पक्का हो जाएगा। तो इसलिए जो मान्यवर कांशीराम साहब चाहते थे, सम्राट अशोक के भारत का निर्माण करना चाहते थे, वो यही था कि आम जनमानस की बात सुनी जाए, राजा प्रजा की बात सुनने के लिए बाध्य हो। ऐसी गण व्यवस्था, ऐसे संसद की प्रणाली, ऐसे विधानसभा की प्रणाली, ऐसे विधान परिषद की प्रणाली
ऐसी न्यायपालिका की, ऐसी कार्यपालिका की ऐसी विधिक व्यवस्था हो, तब हमारे समाज का कल्याण होगा। आप लोग ऐसा करोगे, इस आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत, जय संविधान।